Hello, welcome to the Power Pack Test Series for NEET from MGCI which is Pratigya और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का सॉल्यूशन विच इज ऑफ टेस्ट नंबर 9। टेस्ट नंबर 9 बेस्ड है आपका कंप्लीट सिलेबस के ऊपर, फुल लेंथ टेस्ट है ये। और चलिए जल्दी से देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स इफ ए वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब वेक्टर्स के सम की बात हो रही है। And the magnitudes A, B and C are 5, 4 and 3 units. The angle between A and C is। देखिए, अगर आप वेक्टर्स में नोटिस करेंगे तो जब आप A प्लस B के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखते हैं तो इसके बीच में जो एंगल आता है वो आता है बिटवीन A एंड B। सिमिलरली अगर मैं A माइनस B के बीच का फॉर्मूला लिखता हूं तो यहां पर जो एंगल आता है दैट इज ऑफ A एंड B। कहने का मतलब ये कि जो क्वांटिटीज एक साथ होंगी हम उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब हमें एंगल यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें, हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन A एंड C, जबकि यहां पर A और C एक साथ नहीं है, यहां पे साथ में कौन है, B और C। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ब्रिंग A एंड C टुगेदर। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आई कैन राइट A वेक्टर माइनस C वेक्टर इक्वल्स B वेक्टर। मैग्नीट्यूड्स गिवन है तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। A माइनस C का मैग्नीट्यूड बनेगा रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस थीटा, और ये हो गया B। लेट्स पुट द वैल्यूज। A का मैग्नीट्यूड इज गिवन एज 5, B इज गिवन एज 4 एंड C इज गिवन एज 3। तो A का मैग्नीट्यूड हम 5 रखेंगे तो दिस शुड बी 5 स्क्वायर 25। C का 3 है, C स्क्वायर विल बी 9 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू B 4। यहां से रूट हटाया, दूसरी तरफ स्क्वायर, सो दिस शुड बी 34 माइनस 30 cos theta which is equal to 4 square which is 16. So 34 minus 16 should be 30 cos theta. यहां से आगे मेरे पास 34 minus 16 which is 18 which is 30 cos theta. तो cos theta की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 18/30, जिसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 3/5। तो थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 3/5। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए cos इनवर्स 3/5, क्योंकि हमने A और C को एक साथ में लिया था, इसलिए किसके बीच का एंगल आएगा, A और C के बीच का। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A। नेक्स्ट, a particle is executing a circular motion of radius r with uniform speed v. After completing half the circle, the change in velocity and speed will be respectively। देखिए सर्कुलर मोशन है, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए पार्टिकल आपका पॉइंट ए पर था और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इसकी स्पीड यहां पर कितनी हो जाएगी, v, और डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करके इसको वेलोसिटी बना लेते हैं, तो v टाइम्स यहां पर हो गया j कैप। तो स्पीड v है ना, दोनों चीजें लिख लेते हैं। ये वेलोसिटी है v j कैप, और स्पीड कितनी है, स्पीड है v। स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। अब ये हाफ सर्किल कंप्लीट करके कहीं यहां पर आ जाएगा, तो जो इसका मोशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। यानी कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, वो तो हमें क्वेश्चन में दे के ही रखी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ये तो चेंज हो नहीं रही है, तो स्पीड तो v ही होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करी जाए, देन वेलोसिटी शुड बी v, डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया तो माइनस j कैप। चलिए दोनों के डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं स्पीड का डिफरेंस, तो स्पीड चेंज हमें क्या मिलेगा, पहले स्पीड v थी, बाद में भी स्पीड v है, तो स्पीड का चेंज आ गया 0। वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी का चेंज फाइनल हो गया v माइनस j कैप, माइनस इनिशियल है v j कैप। अभी अगर मैं माइनस आगे ले आऊं तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वी जे कैप,
और एक और हो गया नेगेटिव वी जे कैप, सो -2v जे कैप, और आई कैन राइट दिस 2v माइनस जे कैप। अगर केवल वैल्यू की बात करी जाए तो वैल्यू कितनी आ रही है 2v। तो पहले हमसे क्या पूछा है, देखिए पहले हमसे पूछा है क्वेश्चन में द चेंज इन वेलोसिटी एंड इन स्पीड रेस्पेक्टिवली। तो पहले तो मुझे वेलोसिटी का चेंज देखना पड़ेगा, मतलब 2v देखना पड़ेगा। तो 2v मुझे दो ऑप्शन में दिख रहा है, और दूसरा ऑप्शन क्या दिखेगा, चेंज इन स्पीड 0, जो कि मुझे ऑप्शन बी में दिख रहा है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन स्पीड 2v and 0 respectively, hence option B. Next, the ceiling of a hall is 40-meter high. For maximum horizontal distance, the angle at which the ball can be thrown with a speed of 56 meter per second without hitting the ceiling of the hall is. Okay, तो basically range maximum चाहिए और हाइट का कॉन्स्ट्रेंट है, सीलिंग हिट नहीं होना चाहिए। अब एक बात समझते हैं, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रो किया जाता है तो उसकी रेंज एक लिमिट तक बढ़ती है। कब तक बढ़ती है, जब तक वो एंगल 0 से 45 डिग्री की तरफ जा रहा है। 45 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाती है, और फिर जब 45 से फिर हम एंगल बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो वो रेंज डिप करने लगती है, कम होने लगती है। तो हम लोगों को हाइट का कॉन्स्ट्रेंट गिवन है, हम डायरेक्ट वो एंगल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें कि सीलिंग से ना टकराए। अगर ये एंगल 45 से ज्यादा आया, समझना इस बात को, अगर हाइट का एंगल 45 या मोर आया तो मैक्सिमम रेंज के लिए किस पर थ्रो करेंगे हम, 45 पर अगर हाइट का एंगल लेस आया देन 45, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल आपको मिल रहा है आपको उसी एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा, क्योंकि आप 45 पे थ्रो कर दोगे तो टकरा जाएगा वो सीलिंग से, और सीलिंग से टकराना नहीं है। तो चलिए सीलिंग से नहीं टकराने का कॉन्स्ट्रेंट लेते हैं, हाइट देखते हैं हम लोग। एच का फॉर्मूला है अपने पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। एच की वैल्यू हमें गिवन है 40, u इज 56, सो ये हो गया 56 स्क्वायर, साथ में है साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन वी हैव 2g। तो यहां से 40 इंटू 2 इंटू जी अपॉन 56 इंटू 56, ये मुझे मिला है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। सिंप्लीफाई करते हैं, सो साइन स्क्वायर थीटा आ गया 5g, लेट्स पुट 9.8 डिवाइड बाई 7 इंटू 28। ये डेसिमल यहां से कैंसिल करते हैं, यहां पर 10 आ गया, 5 2s are 10, तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखूं तो साइन स्क्वायर थीटा कितना है 1/4, विच मीन्स साइन थीटा विल गिव मी 1/2। 0 से 90 के बीच में वैल्यू है तो साइन थीटा पॉजिटिव लेना है, यानी थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो अगर मैं 30 डिग्री से ज्यादा एंगल कर दूंगा तो रेंज बढ़ेगी, लेकिन उसके पहले ही वो सीलिंग से टकरा जाएगा। तो यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल एंगल जिस पे फेंक सकते हैं वो कितना होगा 30 डिग्री। तो भले ही यहां पर रेंज के मैक्सिमम होने की बात हुई है, लेकिन साथ में कॉन्स्ट्रेंट क्या दे दिया है कि सीलिंग से हिट भी नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विच इज 30 डिग्री। नेक्स्ट, if 100 Newton force is applied to 10 kilogram block as shown in diagram, then acceleration produced for slab will be okay। चलिए इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। पहले तो सरफेस है, दिस इज स्मूथ, फिर यहां पर एक स्लैब है अपने पास, दिस इज ऑफ मास 40 किलोग्राम। इस स्लैब के ऊपर एक और स्लैब गिवन है विच इज ऑफ मास 10 किलोग्राम, इसके ऊपर 100 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया, और यहां पर म्यू की वैल्यू गिवन है अपने पास, दो वैल्यूज हैं 0.6 0.4, ये स्टैटिक है और ये काइनेटिक है।
पहले मैं इस वाले ब्लॉक की बात करता हूं कि ये मूव करेगा या नहीं। अगर हम लोग इस ब्लॉक के लिए देखें 10 वाले ब्लॉक के लिए, तो नीचे ऑब्वियसली mg होगा और ऊपर की तरफ होगा n। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी 10g, लेट्स पुट इट 100। अगर हमें यहां पर ऑप्शन पे हम नजर डालें तो हमें दिख रहा है कि वो 9.8 के ही टर्म में होना चाहिए, बट केवल एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए अभी इसको 100 ले रहे हैं। तो अगर मैं म्यू एस इंटू एन फाइंड करूं, जो कि आपका फ्रिक्शन के इक्वल होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.6, एन की वैल्यू है 100, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 60। फ्रिक्शन की वैल्यू 60 है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, और फोर्स अप्लाइड कितना है? 100 न्यूटन। मतलब कि ये ब्लॉक मूव कर सकता है। अब अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा, कौन सा फ्रिक्शन आपका इफेक्टिव रहेगा? वो रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसके आगे की जितनी भी कैलकुलेशन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। कंप्लीट डायग्राम बनाते हैं बॉडी का। ये ब्लॉक है विच इज ऑफ मास 40, यहां पर एक ब्लॉक है विच इज ऑफ मास 10, यहां पर फ्रिक्शन है, तो इस ब्लॉक पर इस तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का एक्सटर्नल, तो यहां पर लगेगा फ्रिक्शन। अब अगर यहां पे फ्रिक्शन है तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। भाई टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट आपका फ्रिक्शन लगता है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। पहले ऊपर वाले ब्लॉक के लिए देखते हैं। तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए अगर समझें तो n इक्वल्स 10g हो गया, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई n टाइम्स म्यू, और क्योंकि मोशन है इसलिए हम कौन सा लेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर अपने पास आ गया 10 इंटू 0.4 इंटू जी। 10g n की वैल्यू हो गई और 0.4 हमने यहां से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उठा ली। अब क्या इस वाले ब्लॉक पर यही एक फोर्स है? बिल्कुल सही बात है। नीचे वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर तो केवल F लग रहा है। तो फॉर डाउन ब्लॉक, फॉर सेकेंड ब्लॉक, अगर मैं सेकेंड ब्लॉक के लिए F इक्वल्स ma करूं तो F कितना है मेरे पास? 10 इंटू 0.4 इंटू जी। मास इज गिवन एज 40, एक्सिलरेशन हमें रिक्वायर्ड है, तो ये हो गया आपके पास 4, जी की वैल्यू ले रहे हैं 9.8, डेसिमल गोज आउट, यहां पर ये हो गया 100, तो यहां से एक्सिलरेशन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑप्शन बी। अच्छा यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पे मैंने जी एक रफ सेंस में 10 लिया था क्योंकि यहां पे आइडिया सॉल्व करना नहीं था, यहां पे आइडिया केवल यह देखना था कि मोशन हो रहा है या नहीं। सॉल्यूशन आपका केवल इतना है, क्योंकि मोशन हो रहा है इसलिए हमने स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, किसके ऊपर बात करी है? काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a force F applied on a block of mass M on horizontal surface. The coefficient of friction between the contact surface is mu. The acceleration of M will be. Okay. देखिए डिफाइन कुछ भी नहीं किया, तो कंडीशन समझ लेते हैं क्या क्या मिलेगी। पहली कंडीशन ये, यहां पर ये ब्लॉक है, यहां पर एक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट गिवन है म्यू, ऊपर हो गया n, नीचे हो गया mg, और सपोज एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है इस डायरेक्शन में F। क्लियर है बात? तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू टाइम्स n, और यहां से मुझे दिख रहा है कि n किसके इक्वल होना चाहिए? mg के, तो ये होना चाहिए म्यू mg। अब अपने पास यहां से दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है? कंडीशन 1, अगर जो एक्सटर्नल फोर्स है, इफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शन फोर्स, इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन नो मूवमेंट। अगर मूवमेंट है ही नहीं तो एक्सेलरेशन हैज टू बी 0, पहली कंडीशन। अगर मैं कंडीशन नंबर 2 की बात करूं,
कंडीशन नंबर 2 में मैं बोल दूं एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, देन नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा ब्लॉक के ऊपर एफ माइनस स्मॉल एफ, और नेट फोर्स किसके इक्वल रखते हैं हम लोग? एम इंटू ए। तो यहां से ए मिल गया कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन एम, विच इज स्मॉल एफ, देखिए स्मॉल एफ क्या आएगा? म्यू एम जी, एंड दिस डिवाइड बाई एम। तो आपके पास जो दूसरा पॉसिबल केस है वो ये है, और पहला पॉसिबल केस एक्सेलरेशन 0 बोल रहा है। अब यहां पे देखिए, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये आपको सेकेंड केस से मिला है, एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन एम, और अगर आप सेकेंड सिनेरियो देखेंगे बी ऑप्शन, तो ये आपको फर्स्ट केस से मिला है। ये दोनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए, हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, मे बी ए और बी। अगर हमें यहां पे एक्सप्लेन कर दिया होता कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स किस टाइप का है, ज्यादा है, कम है, मोशन कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा, तो फिर हम इनमें से एक सर्टेन ऑप्शन पिक कर सकते थे, पर क्योंकि एक्सप्लेन नहीं किया इसीलिए यहां पे सर्टेन ऑप्शन पिक नहीं किया जा सकता। Hence for option question number 5 the correct option is C. Next, a stone of mass m1 moving with a uniform speed v suddenly explodes on its own into two fragments. If the fragment of mass m2 is at rest, the speed of the other fragment is okay. पहले तो देखते हैं कंडीशन क्या दी है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, जिसकी वेलोसिटी है v। अब ये दो फ्रेगमेंट में ब्रेक हुआ, जिनमें से एक का मास हमें पता है, एक का मास है m2, तो दूसरे फ्रेगमेंट का मास क्या हो जाएगा? देखिए m1 पहले था, एक तो इसमें से m2 वाला पीस चला गया, तो जो दूसरा पीस बचा उसका मास हो गया m1 माइनस m2। लेट्स कंसीडर द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एज v डैश, और m2 के लिए क्या देके रखा है? 0, क्योंकि ये रेस्ट पे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी हमें दे दी 0। ब्लास्टिंग हुई है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे तो क्या होगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम विच इज m1v should be equal to total final momentum, so m2 into 0 plus m1 minus m2 into v dash। तो ये तो 0 ही हो गया टर्म। v dash की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? m1v अपॉन m1 minus m2। Out of the given option, the correct one is m1v upon m1 minus m2, that is option A. Next, the coefficient of restitution E for a perfectly inelastic collision। देखिए coefficient of restitution हमसे कहता है velocity of separation डिवाइड बाई velocity of approach। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है? दोनों बॉडीज आफ्टर कॉलिजन साथ साथ मूव करती हैं, एक साथ जुड़ के। जब वो दोनों साथ में मूव कर रही हैं तो एक दूसरे से सेपरेट हो ही नहीं रही हैं, तो नो सेपरेशन। अगर इनके बीच में सेपरेशन नहीं है तो फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी 0। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखूं तो दिस शुड बी 0 डिवाइड बाई सम क्वांटिटी, मतलब आपका अल्टीमेट आंसर क्या होना चाहिए परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए? 0। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन इज 0। ऑप्शन क्वेश्चन 7 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, a particle moving along a circular path with a speed v and its speed increases by g per second, if the radius of the angular path be r, then the net acceleration of the particle is okay। देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर वो यहां पर है, इसको हम पॉइंट x मान ले रहे हैं, तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी है v, और इसकी जो एक्सिलरेशन गिवन है मुझे वो g है, जो कि स्पीड g के रेट से चेंज हो रही है। अब अगर सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ में दो तरह के एक्सिलरेशन आते हैं, कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर,
और इसकी वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर। सेकेंड वन इज टेंजेंशियल, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जी। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, देखिए ये दोनों राइट एंगल पर है, तो नेट एक्सेलरेशन इनका वेक्टर सम निकालेंगे आप। वेक्टर सम क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बेसिकली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज कर लेते हैं। अगर इसे हम स्क्वायर को एक्सपेंड कर लें ब्रैकेट के अंदर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, v पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 1/2। रूट है तो पावर 1/2। Hence the correct option should be option C. Next, a body tied to a string of length L is revolved in a vertical circle with minimum velocity. When the body reaches the uppermost point, the string breaks and the body moves under the influence of gravitational field of Earth along a parabolic path. Basically projectile बनाएगी. The horizontal range AC of the body will be. चलिए ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहला तो अपन को यह दिया है कि वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है और मिनिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर मिनिमम वेलोसिटी का केस है तो क्या हम इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वल बोल दें, और हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट आर जी। यानी कि पी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आर जी के इक्वल होगी, और इस पॉइंट पे आके क्या हो गई, इस पॉइंट पे आके स्ट्रिंग स्नैप हो गई। जैसे ही स्ट्रिंग स्नैप हुई, अब वो सर्कुलर मोशन तो कर नहीं पाएगा, तो इस केस में कुछ ऐसा होने वाला है। देखिए पॉइंट पी पर है, इसकी वेलोसिटी है रूट आर जी, ये वाली लेंथ है 2l, क्योंकि देके रखा है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, तो ये देखिए ये टोटल, ये डायमीटर के इक्वल हो गई, तो यहां से यहां तक भी स्ट्रिंग, ऊपर की तरफ भी स्ट्रिंग, तो द टोटल लेंथ शुड बी l प्लस l, दैट इज 2l। अब इसके आगे समझते ध्यान से। अगर मैं प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो अलग अलग डायरेक्शन में बात करते थे। ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे आया, तो इसको यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा होगा, लेट अस से दैट टाइम इज स्मॉल t। तो स्मॉल t टाइम में क्या हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 2l, इनिशियल स्पीड इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या बना लिया हमने, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 0 हो गया, तो यहां से मुझे मिला 4l इज जी टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर मिल जाएगा 4l बाई जी, या t की वैल्यू हमें मिल जाएगी रूट ऑफ 4l बाई जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब क्या कह रहा है कि हमें रेंज चाहिए ये, तो रेंज कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, रूट आर जी। तो इस केस में अगर मैं लिखूं रेंज, तो रेंज क्या आना चाहिए, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो दिस शुड बी रूट ऑफ एल जी। देखिए रेडियस किसके इक्वल होगी, रेडियस तो इसी लेंथ के इक्वल होगी ना स्ट्रिंग के, तो यह आ जाएगा रूट ऑफ एल जी मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है, 4l बाई जी। दोनों रूट के अंदर है, दोनों एक साथ ले लेते हैं। सो 4l बाई जी इंटू एल जी, जी टू जी गोज आउट, ये हो गया आपका 2 एंड l। 4 का रूट 2 बाहर, l स्क्वायर से l बाहर। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, अदरवाइज आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता थी, आपको अगर याद हो किसी, अगर हम हाइट से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते थे तो उसके लिए टाइम रेंज और के फॉर्मूले थे, आप वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते थे। एनीवेज आप कोई भी प्रोसेस अडॉप्ट करते, द आंसर इज x इक्वल टू 2l, दैट इज ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a stone attached to one end of string is revolved around a stick so that the string winds upon the stick and gets shortened. What is conserved? देखिए कुछ ऐसी कंडीशन है, ये स्टिक है, मान लीजिए यहां पे एक स्ट्रिंग बंधी है, यहां से कोई स्टोन बंधा है। अब हम इसको घुमा रहे हैं, स्टिक को थोड़ा सा ऐसे मूव कर रहे हैं। जब मूव करेंगे तो ये स्टोन ऐसे घूमेगा, पर जैसे जैसे ये घूमता जाएगा
ये जो स्ट्रिंग है वो क्या होती जाएगी, इसके ऊपर धीरे धीरे वाइंड अप होती जाएगी, धीरे धीरे इसके ऊपर ऐसे लिपटना शुरू कर देगी। तो जो आपका पूरा एक पाथ दिख रहा था वो ऐसे शॉर्टन होता जाएगा। ये कंडीशन आपको गिवन है, राइट। हमसे पूछा है क्या कंजर्व होगा। देखिए एंगुलर मोमेंटम वाली बात है, मतलब एंगुलर मोशन वाली बात है। एंगुलर मोशन है और एक्सटर्नल टॉर्क कहीं से है नहीं, तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो क्या होगा कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम। Hence the correct option is option number A. So for question number 10, option A. Next, a thin rod of length L is suspended from one end and rotated with n rotation per second. The rotational kinetic energy of the rod will be, okay. Rotational kinetic energy चाहिए. Rotational kinetic energy is given by half I omega square. इन सारी चीजों के लिए जो भी डिटेल है उनकी बात कर लेते हैं। रॉड की लेंथ L गिवन है, लेट अस अज्यूम द मास टू बी m, और वन एंड, ये ध्यान से देखने वाली बात है, मतलब रॉड को ऐसे एक तरफ से होल्ड करके, एक कॉर्नर से होल्ड करके घुमा रहे हैं। तो अगर कॉर्नर से होल्ड करके इसको घुमा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 1/3 ml स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अच्छा, साथ में क्या दे दिया, n रोटेशन पर सेकेंड, मतलब ये एक तरह से हमें फ्रीक्वेंसी दे दी। तो फ्रीक्वेंसी दे दी आपको n रोटेशन पर सेकेंड, मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πn। भाई एक रोटेशन में 2π का एंगल जाता है, n रोटेशन है तो 2πn हो जाएगा। तो इसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सारी वैल्यूज पुट करके, तो हाफ I should be 1/3 ml square into 2πn whole square। तो यहां से मिल गया 1/2 into 1/3 ml स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 4 स्क्वायर n स्क्वायर, दिस गोज आउट। सबसे पहले मैं अरेंज कर रहा हूं नंबर्स, 2/3, इसके बाद पाई स्क्वायर m n स्क्वायर l स्क्वायर। तो कौन सा टर्म है जिसमें ये फैक्टर्स अपने आ रहे हैं, 2/3 m l स्क्वायर पाई स्क्वायर n स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 रीड्स ऑन द मार्क्स ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर ऑफ अ लाइट मीटर स्केल, मतलब स्केल का अपना मास इन्होंने 0 बोल दिया एक तरह से। लाइट का मतलब इतना कम कि आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो। वेज ऑफ 1 kg एंड 4 kg रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड। तो 20 सेंटीमीटर मार्क पर रखा है 1 kg, 70 के मार्क पर रखा है 4 kg। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट द वर्टिकल एक्सिस थ्रू 100 से, यहां से एक्सिस पास है, ये एक्सिस मार्क विल बी। देखिए ये मीटर स्केल भले ही दिया है पर इसमें मीटर स्केल का कोई रोल नहीं है, हमें सीधा सीधा ये एक्सिस गिवन है। इससे हमें दो मासेस की पोजीशन भी पता है और उनके डिस्टेंस भी पता है। ये 100 से 70, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 100 से 20, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। हमें आंसर चाहिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या बनेगा, पहला ऑब्जेक्ट एक तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट है, 4 किलोग्राम है, कहां पर प्लेस्ड है, 30 सेंटीमीटर पे। सो लेट्स राइट इट 30/100, मीटर में कन्वर्ट हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट है 1 kg, इसका प्लेसमेंट हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर पर। एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भले वो 20 सेंटीमीटर मार्क बोल रहा है पर एक्सिस यहां 100 पर है, तो 20 to 100 विल बी 80। यहां से आ गया 4 इंटू 9/100 प्लस 64/100, स्क्वायर एक्सटेंड कर लिए तो अपने पास हो गया 36/100 प्लस 64/100। सॉल्व करेंगे तो दिस शुड बी 36 प्लस 64 विच इज 100, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1, which is option A. So question number 12, we have option A. Next,
अ बॉडी ऑफ मास m is situated at a distance 4re above the earth's surface. ओके, तो अगर मैं ये बोल दूं कि ये अर्थ है, इसका रेडियस re हो गया, तो जो बॉडी है वो यहां से 4re और ऊपर प्लेस्ड है, यानी ये टोटल डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाएगा, 5re के इक्वल हो जाएगा. Where re is the radius of earth, how much minimum energy be given to the body so that it may escape. देखिए एस्केप स्पीड के ऊपर कॉन्सेप्ट है. एस्केप स्पीड आपसे क्या बोलती है कि ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली इनफाइनाइट पर रीच करना चाहिए, और अगर ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट को रीच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको इतनी एनर्जी देनी है कि उसकी नेट एनर्जी जीरो हो जाए. इनफाइनाइट पे एनर्जी हम लोग टोटल क्या लेके चलते हैं, जीरो. तो देखिए इस पॉइंट पर अभी ये ऑब्जेक्ट जहां पर है, लेट अस से इट इज पॉइंट ए. तो अगर ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, -g. मास इज स्मॉल m, अर्थ का मास ले लेते हैं me, और टोटल डिस्टेंस इज 5re. और सपोज इसको हमने एडिशनल एनर्जी E दी, तो एडिशनल एनर्जी इक्वल्स E. तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, -g me m बाई 5re प्लस E. पहुंचाना कहां पर है, फाइनली इनफाइनाइट पर, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, जीरो. तो क्या लगा दें यहां पे, क्या अप्लाई कर दें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो E माइनस जी एम ई एम अपॉन 5re शुड बी इक्वल टू 0. मतलब E की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, G MEM बाई 5re. अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमें देके रखें स्मॉल जी के फॉर्मेट में, तो स्मॉल जी में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत स्टैंडर्ड एक कन्वर्जन है, बहुत यूज होता है. G इक्वल टू कैपिटल GME बाई RE स्क्वायर. तो GME के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, GRE स्क्वायर पुट कर सकते हैं. कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा. तो E शुड बी GME M बाई 5RE. इसके प्लेस पर रखा हमने GRE स्क्वायर, एक RE कैंसिल, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया MGRE बाई 5. MGRE बाई 5 इज ऑप्शन सी. सो क्वेश्चन नंबर 13 शुड हैव ऑप्शन सी. नेक्स्ट 14th, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मून एंड अर्थ इज. देखिए अगर बाइंडिंग एनर्जी हमें किसी सिस्टम की चाहिए होती है तो वहां पर हम लिखते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला E इक्वल्स 1/2 GM1 M2 अपॉन R. तो अगर इस सिस्टम में समझा जाए तो 1/2 G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. अब ये ऑप्शन कहां पे मैच कर रहा है, दिस इज ऑप्शन बी. सो हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट, a wire of length L and radius R is rigidly fixed at one end. On stretching the other end of the wire with a force F, the increase in its length is small l. If another wire of same material but of length 2L and radius 2R is stretched with a force 2F, then increase in length will be. चलिए देखते हैं. इंक्रीज इन लेंथ पूछा और फोर्स अप्लाई किया है, यानी कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस से. तो यंग्स मॉडुलस का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो y क्या हो जाएगा, F अपॉन A डिवाइड बाई डेल्टा L बाई L, विच कैन बी रिटन एज F अपॉन A इंटू L बाई डेल्टा L. तो अगर मैं यहां से डेल्टा L की वैल्यू फाइंड करूं तो दिस शुड बी F अपॉन A इंटू L अपॉन Y. ये आपका बेसिक इक्वेशन है. अब इसको दोनों केसेस के लिए अलग अलग देखते हैं कि क्या होगा. पहले वाले केस में स्मॉल l दे के रखी है, चेंज इन लेंथ, फोर्स इज F,
एरिया नहीं दे के रखा है लेकिन हमें रेडियस आर बोली है, तो आई कैन राइट दिस एज पाई आर स्क्वायर। लेंथ एल है और सेम मटेरियल, तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पर मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस है दैट इज वाई। अब दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे रॉड के लिए लेट अस से दिस इज एल डैश। फोर्स कितना अप्लाई है दूसरे केस में? फोर्स अप्लाइड इज 2F, रेडियस इज गिवन एज 2R, लेंथ 2L, पर मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस क्या रहेगा? Y रहेगा। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं और यहां से मैं किसी भी एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर के साथ कंपेयर कर लूं, किसी को भी तो भी चलेगा, पर अभी डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। देखिए पहले तो ऊपर क्या मिल रहा है मुझे? L बाई एल डैश, ये आ गया FL अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई डिवाइड बाई, ये हो गया 4FL डिवाइड बाई पाई इंटू 4R स्क्वायर इंटू वाई। ये 4 से ये 4 कैंसल, यहां से मिला FL अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, पाई आर स्क्वायर वाई अपॉन FL आ गया। ऑब्जर्व करिए सब कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब 1 आ रहा है, मतलब एल डैश की वैल्यू किसके इक्वल मिल जानी चाहिए मुझे? एल के इक्वल। हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 15th ऑप्शन ए। एल डैश मींस द न्यू चेंज इन लेंथ will still remain small l. Clear? So this is option A. Next, a cylindrical vessel is filled with water up to height h. A hole is bored in the wall at a depth small h from the free surface of water. For maximum range small h is equal to. टॉरिसेलिस थ्योरम की बात हो रही है। टॉरिसेली ने यह बोला था कि मान लीजिए कोई एक कंटेनर है और वो फिल्ड है और यहां पर कहीं पर एक छोटा सा होल है जिसको हम ऑरिफिस कहते हैं। तो इस ऑरिफिस से बाहर निकलने वाला लिक्विड जिसे इफ्लक्स कहा जाता है, इस इफ्लक्स की वेलोसिटी होती है √2gh। h क्या था? ये वाली डिस्टेंस, फ्री सरफेस से ऑरिफिस तक का डिस्टेंस। ये पहली बात थी। और दूसरी बात, जब हम इसी को कैलकुलेट करते थे तो यहां पर रेंज मैक्सिमम तब होती है व्हेन दिस इज एट द सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉल h है उसकी जो डिस्टेंस है वो टोटल के सेंटर में होनी चाहिए, मतलब कैपिटल H/2 पर होनी चाहिए। सो दिस शुड बी एट कैपिटल H/2। 16th द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM इज E, then the potential energy of the particle at half the amplitude will be okay. पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे कैसे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज रिटन एज हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना ये बात। अब मैक्सिमम एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, चाहे आप मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक ले लीजिए, चाहे आप मैक्सिमम ऑफ पोटेंशियल ले लीजिए, और इसकी वैल्यू आती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें E के इक्वल देके रखी है और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी एट हाफ द एम्पलीट्यूड। तो हम U लिखेंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ द एम्पलीट्यूड मीन्स a/2 स्क्वायर। सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4। वैसे तो a स्क्वायर बाई 4 है पर मैंने पूरे के डिवाइड में ले लिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके प्लेस पर e पुट कर दें। द करेक्ट ऑप्शन शुड बी e/4 विच इज ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, as shown in the figure, two light spring of force constant K1 and K2 oscillate a block of mass m. Its effective force constant will be। देखिए दो ब्लॉक है, दोनों के अलग अलग फोर्स कांस्टेंट हमें गिवन है और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट।
क्या हमें यह दिख रहा है कि ये स्प्रिंग्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है? स्प्रिंग के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला यूज होता है 1/k इफेक्टिव इज 1/k1 प्लस 1/k2। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k1 k2। ये किसकी वैल्यू है? 1/ke की। तो k इफेक्टिव किसके इक्वल आ जाएगा? k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ऑप्शन डी। So question number 18 should have option D. Next, the equation of a progressive wave is y equal to a sin pi by 2x minus 200 pi t. The frequency of the wave will be, देखिए फ्रीक्वेंसी रिलेट करता है ओमेगा से और ओमेगा का टर्म टी के साथ वाला होता है। तो अगर मैं यहां से ओमेगा फाइंड करूं तो ओमेगा शुड बी इक्वल टू 200 पाई, विच मींस 2 पाई एफ इज 200 पाई। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 200 पाई डिवाइड बाई 2 पाई और 100। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है दैट शुड बी 100 हर्ट्ज, विच इज ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the equation for stationary wave is y equal to 0.005 cos 62.8t plus 3.14x plus pi by 3. Its periodic time t and wavelength lambda r. हमें तीन टर्म यहां पे दिए, ये x का एक टर्म है, ये t का एक टर्म है। अब इन टर्म से हम समझते क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ओमेगा टी और के एक्स ये मिलता है हमें। तो टी के साथ जो है वो क्या है? ओमेगा है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 62.8। अब ओमेगा क्यों फाइंड कर रहे हैं? ओमेगा से दो चीजें डायरेक्ट निकलती हैं, क्या क्या? एक टाइम पीरियड और दूसरा फ्रीक्वेंसी। यहां पे हमसे टाइम पीरियड पूछा है तो ओमेगा के प्लेस पे मैं पुट कर ले रहा हूं 2 पाई बाई टी विच इज 62.8। दिस इज 2 इंटू 3.14। टी को दूसरी तरफ लेके जा रहा है मल्टीप्लाई में, सो 6.28 और यहां पर इसके नीचे आ गया 62.8। तो टी की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो आ जाएगी 1/10। ऑब्वियसली यूनिट विल बी सेकेंड। एक चीज, के से हमें क्या मिलता है? के से हमें मिलता है लेमडा। तो के की वैल्यू क्या है? 3.14 है और के को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा, दिस 3.14। नाउ पाई इज इक्वल टू 3.14, तो लेमडा क्या मिल जाएगा हमें? 2। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 0.1 second and 2, 0.1 second and 2, which is in option number C. So question number 20, the correct option is option C. Next, if alpha, beta and gamma are linear, superficial and cubical expansivity of a solid, then देखिए इनके बीच में हम डायरेक्ट रिलेशन जानते हैं, बीटा इक्वल्स टू अल्फा एंड गामा इक्वल्स 3 अल्फा। तो अगर मैं अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा लिखूं तो आई कैन राइट अल्फा बीटा की जगह 2 अल्फा और गामा की जगह 3 अल्फा। तीनों से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे। करेक्ट रिलेशन क्या आ जाएगी? 1:2:3। सो दिस इज 1:2:3, hence the correct option is option A. Question number 21 is option A. Next, an ideal gas is taken through series of changes ABCA, cyclic process. A से चले थे वापस A पर आ गए। The amount of work involved in the cycle is, अब वर्क फाइंड करना है। देखिए साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क फाइंड होता है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द कर्व, जो आपकी कर्व बनती है। मतलब यहां पे क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। तो जो वर्क आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो मुझे बेस मिल जाए। ऑब्जर्व करिए V1 से 3V1 जा रहे हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा? 2V1, और ये P1 से 4P1 गए, मतलब दिस शुड बी 3P1। तो बेस मिल गया, हाइट मिल गई, एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया आ गया हाफ बेस हाइट, so this should be 3P1V1.
The correct option should be option C, which is 3p1v1. So question number 22 is option C. Next, the temperature of an ideal gas is increased from 27 to 927 degrees Celsius. The RMS speed of its molecule becomes. Okay. आइडियल गैस के लिए अगर मैं RMS स्पीड का फॉर्मूला लिखूं तो ये होता है √3RT/m. तो दो केसेस में क्या हम ये लिख सकते हैं V1/V2, ये बना √3RT1. मास में कोई चेंज नहीं, बस केवल टेम्परेचर में चेंज है. यहां से 3R/m, ये क्वांटिटी मुझे सेम दिख रही है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी. तो V1/V2 इज √T1/T2. ये आपका एक रिलेशन बन गया जिसे मैं अब डायरेक्ट यूज कर लूंगा. अच्छा, टेम्परेचर किस में रखना है? टेम्परेचर हमें रखना है केल्विन में. अब यहां पे देखिए आरएमएस स्पीड बिकम्स पूछा है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं पूछा है ना. तो यहां से हम लोग क्या लिखें? V1/V2 इक्वल्स रूट, पहले गिवन है 27 डिग्री, तो 27 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे? 300 केल्विन, 300 ऐड कर दिया, और फिर दिया है 927, इसमें 273 ऐड किया तो दिस शुड बी 1200. सो दिस इज 300/1200. सिंप्लीफाई करने पर आ गया 1/4, रूट के बाहर गया तो 1/2. तो V1/V2 इज 1/2, और आई कैन राइट V2 इक्वल्स 2V1. तो जो आरएमएस स्पीड है, अगर मैं टेम्परेचर 27 से 927 लेके जाता हूं तो वो डबल हो रही है, सो इट बिकम्स ट्वाइस. ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 23. नेक्स्ट, the dependence of electric potential V on the distance R from the center of a charged spherical shell, hollow sphere, ये वाली बात है. अब इनके लिए आप पोटेंशियल याद करिए. स्फीयर के इनसाइड में जो पोटेंशियल होता था वो एक कांस्टेंट होता था, और इसकी वैल्यू हो जाती थी KQ/R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, है ना. इसके बाद जब आप इसके बाहर चले जाते थे तो V आउटसाइड हम लोग लिखते थे KQ/r, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R वेरी करता था. तो अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं तो इनसाइड द स्फीयर एक कांस्टेंट वैल्यू है, कब तक? जब तक आप कैपिटल R नहीं पहुंच जाते. इसको ग्राफ को हाईलाइट कर लेते. तो ये कांस्टेंट, और R के बाद जब आप इसके बाद डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो थोड़ा सा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें मिलता है. हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, 24, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 10I cap plus 3J cap plus 4K cap, calculate the electric flux through a surface of area 10 unit lying in YZ plane. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है वेक्टर फॉर्म में. सो E हो गया 10I cap प्लस 3J cap प्लस 4K cap. एरिया वेक्टर, एरिया गिवन है 10 यूनिट. कौन से प्लेन में? YZ प्लेन में. अब ऐसे समझो, मान लो ये वाली जो सरफेस है इसको बोल दिया Z, इसको बोल दिया Y. तो ये Z हो गया, ये Y हो गया, ये सरफेस हो गई. जब इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर बनेगा, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ. मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? X में हो जाएगा. बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ये YZ है, तो इसका वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, तो वो तो Y और Z दोनों के परपेंडिकुलर होगा. अब Y और Z दोनों के परपेंडिकुलर है तो क्या हो सकता है? X. यानी कि एरिया वेक्टर बनेगा 10I cap. फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E.A. डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I का I के साथ हो गया 100. यहां पे J है, यहां पे J है ही नहीं, तो J 0 हो गया और K भी 0 हो गया. तो आपका जो टोटल रिजल्ट है वो आना चाहिए 100 यूनिट. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. So question number 25, we have option A. Next, the equivalent capacity in the system of capacitance will be.
इस सिस्टम का हमें कैपेसिटेंस चाहिए, नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए ये दोनों हमें कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। जब पैरेलल में है तो डायरेक्ट इनका सम हो जाएगा, और डायरेक्ट सम करने पे हमें क्या मिलेगा, इधर से हमने लिखा 3, 1.5, इसको मैं कैपेसिटेंस ऑफ सेंटर पार्ट लिख ले रहा हूं, सो 1.5 और 1.5 दैट इज 3, और थर्ड वाला भी कितना है, 3। अब यूनिट सबकी माइक्रोफेरेड है, तो इसलिए मैं अलग अलग यूनिट नहीं लिख रहा हूं। कहीं पर अगर यूनिट में कुछ ऊपर नीचे होता, कोई चेंजेस होते, तो वहां पे यूनिट या कन्वर्टेबल फॉर्म लिखना जरूरी होता। अब ये तीनों कैसे आ गए सीरीज में, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम कैपेसिटेंस का, 1/c इज 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, hence 1/c will be 1/3 plus 1/3 plus 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आ गया 1, तो C आ जाना चाहिए 1 माइक्रोफैरेड। फेयर इनफ। अब एक बात ये समझने वाली है, तीनों इक्वल थे, जब तीनों इक्वल कैपेसिटर्स थे, सीरीज में थे, तो हम C इक्विवेलेंट ऐसे भी लिख सकते थे, C/n, तो 3/3 से भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। सो वट एवर मेथड यू प्रेफर इज फाइन। Option should be 26, option A, 1 microfarad. Next, in the following circuit, the resultant EMF between A and B is, देखिए बाकी तो कोई कैच है ही नहीं, सब सीरीज में दिख रहे हैं। यहां समझते, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल है और इक्वल है। तो जब पैरेलल में इक्वल ईएमएफ के सेल कनेक्टेड होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इनका नेट पोटेंशियल किसी भी एक सेल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये डायग्राम किस में रिड्यूस हो गया, ये डायग्राम आपके पास ये आ गया E1, E2, E3, E4। सबकी पोलैरिटी सेम वे में कनेक्टेड है, यानी कि कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो जो नेट ईएमएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। सो दिस शुड बी द नेट EMF E1 plus E2 plus E3 plus E4, which is option A. So 27th we have option A. Next, 3 electric bulbs, 40 watt, 60 watt and 100 watt are designed to work on a 220 volt mains. Okay. Which bulb will burn most brightly if they are connected in series across 220 volt mains? हमसे ये पूछा है 3 अलग अलग बल्ब को अगर मैं लगा दूं तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा जलेगा। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम है, तो पावर क्या होगा, I²R, यानी कि पावर विल बी प्रोपोर्शनल टू R। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, बोल सकते हैं ऐसे। तो मैं इन तीनों बल्ब के रेजिस्टेंस फाइंड कर लूं अलग अलग। पहले बल्ब का क्या है रेजिस्टेंस, हम लोग लिखते हैं P = V²/R, तो यहां से मैं फॉर्मूला पिक कर सकता हूं R = V²/P। सो फॉर फर्स्ट बल्ब इट विल बी 220²/40। सिमिलरली सेकेंड बल्ब के लिए 220²/60 एंड थर्ड बल्ब के लिए 220²/100। अब यहां पे देखिए न्यूमरेटर सबका सेम है, इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है और सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर किसका है, R3 का। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। सो R3 < R2 < R1 आ गया। मतलब R1 इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा जलेगा, R1 वाला। और R1 मतलब कितनी पावर, 40 वॉट। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस विल बी फॉर 40 वॉट बल्ब। अच्छा, इसको एज अ फैक्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं कि जब भी सीरीज में कंबाइन होंगे तो लीस्ट पावर वाला बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस देता है, और जब पैरेलल में कंबाइन होंगे तो मोस्ट पावर वाला बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस देता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, तो 28 द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर C। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट।
ओके, क्वेश्चन नंबर 29, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर मीटर, ध्यान से सुनिए, रेजिस्टेंस पर मीटर ऑफ द वायर गिवन है ना, 0.5 ओम नहीं दिया, ओम ऑफ यूनिट लेंथ दिया है, इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, द सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डायमीटर AB एज शोन इन फिगर, द सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डायमीटर AB एज शोन इन फिगर, मतलब ये लेंथ कितनी हो गई 2R, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, ठीक है। देखिए यहां पर टोटल लेंथ क्या है, अगर यहां पे मैं टोटल लेंथ देखूं तो ये पाई आर होगा, यहां पर भी ये टोटल लेंथ कितना होगा, पाई आर होगा, करेक्ट। तो अगर मैं इन तीन पार्ट को देखूं, जो पहला वाला पाई आर है, रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर इंटू 0.5, कैसे लिखा ये, ओम पर मीटर है ना, अगर 1 मीटर वायर होती तो उसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम होता, पाई आर मीटर है तो हम पाई आर इंटू 0.5 लिख दे रहे हैं। साथ में दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या पता है, रेडियस 1 मीटर है, तो यहां से मैं आर की जगह अगर 1 रख दूं तो यह आ जाएगा 0.5 पाई। चलिए सेकंड पर चलते हैं। ऐसे ही जो सेकंड वायर है इसकी लेंथ है 2R, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू आर इंटू 0.5। तो अगर मैं इसकी फाइनल वैल्यू लिखूं रेजिस्टेंस की, तो आर की वैल्यू 1 कर दिया, तो 2 इंटू 0.5 विच इज 1। फिर से तीसरे वायर के लिए अगर लिखें तो तीसरा वायर फिर से पाई आर लेंथ का है, सो दिस शुड बी पाई इंटू आर इंटू 0.5, आर की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो दिस शुड बी 0.5 पाई। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ये तीनों वायर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो 1/r इक्विवेलेंट शुड बी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/r1 that is 1/0.5 pi, 1/r2 is 1/1 and 1/r3 is 1/0.5 pi। LCM लिया 0.5 पाई आया, हियर आई हैव 1, यहां से मिला 0.5 पाई और इधर से 1, तो आर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 पाई डिवाइड बाई 2 प्लस 0.5 पाई। अब जो ऑप्शन इसमें है उसमें उसके लिए मैं 0.5 को क्या कर लूं, 1/2 लिख लूं, तो ये मिल गया मुझे π/2 डिवाइड बाई 2 प्लस π/2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इससे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर वाला अपना 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया है π/4 प्लस पाई और π+4 विच इज ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 29 वी हैव ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in a region of space a uniform magnetic field perpendicular to the plane of page and directed towards reader, बाहर की तरफ है, hence the direction is plus k cap, a particle has a trajectory as shown in figure, the particle is, देखिए पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा था, मतलब कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा था, माइनस जे कैप में, किस तरफ चला गया फाइनल, आई कैप में। अगर समझिए तो जो फोर्स का इक्वेशन होता है उसमें हम लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी, राइट। अभी वी क्रॉस बी निकालते हैं पहले, तो क्या आएगा, वी है आपका माइनस जे में और बी है आपका के में, तो दिस शुड हैव बीन नेगेटिव ऑफ आई, पर अपन को डायरेक्शन क्या मिल रहा है, हमने डायरेक्शन मिल रहा है प्लस आई। एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी होगी, कि ये वाली क्वांटिटी अपने आप में कैसी हो जाए, नेगेटिव। देखो अगर चार्ज नेगेटिव हो गया, चार्ज नेगेटिव हो गया तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो डायरेक्शन क्या मिल जाएगा, आई कैप। तो यहां पर हमें वो चार्ज सर्च करना है जो नेगेटिव है, प्रोटॉन नेगेटिव नहीं होता, अल्फा नेगेटिव नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी इलेक्ट्रॉन। अच्छा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, आपके पास जो रोटेशन के रूल होते हैं आप उनसे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इवन देन यू विल गेट द सेम आंसर। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चाहिए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के केस में ये क्या बनेगा आपका, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, सो ऑप्शन 30 इज सी,
नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 31. इन अ रूम अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड मींस ये हो गया आपके पास माइनस जे कैप. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इट्स स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज स्पीड कांस्टेंट देके रखी है, पाथ पूछा है और पाथ में हमसे ये पूछा है कौन सा प्लेन रहेगा और क्या उसका डायरेक्शन रहेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. मान लीजिए ऐसे गया इलेक्ट्रॉन ये आई कैप में. अब इसके लिए हम देखते हैं इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा इस इंस्टेंट पर. तो फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज नेगेटिव है, केवल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. चार्ज नेगेटिव है, वेलोसिटी वेक्टर आई कैप में लिया है और ये हो गया आपके पास माइनस जे कैप में जो मैग्नेटिक फील्ड है. तो ये माइनस माइनस प्लस आई क्रॉस जे विच इज के कैप. के कैप मतलब ये ऐसे बाहर की तरफ आएगा. तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये चार्ज ऐसे गया, ऐसे जा रहा था, इस साइड मूव करा, राइट साइड को मूव करते दिख रहा है. राइट साइड को मूव कर रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, इतना तो क्लियर है. और डायरेक्शन कैसा राइट साइड में, क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट, a small conducting rod of length L moves with a uniform velocity v in uniform magnetic field B as shown in figure. Okay, इस तरह से ये रॉड मूव कर रही है, हमें ये बताना है कि कौन सा एंड कैसा चार्ज होगा, क्या इस पे कोई चार्ज डेवलप होगा या नहीं. देखिए बहुत सिंपल सी बात समझते हैं. अगर हम लोग फोर्स की बात करते हैं ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल तो उसके लिए केवल डायरेक्शन है ना, क्यू वी क्रॉस बी लिखते हैं. अब मैं पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो ये प्लस हो गया, वेलोसिटी वेक्टर आई कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर माइनस के कैप में है. तो आई क्रॉस के, नाउ आई क्रॉस के इज माइनस जे, तो एक माइनस पहले से और एक ही आ गया. सो दिस शुड बी प्लस जे कैप. तो यानी पॉजिटिव चार्ज किस साइड जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा ऊपर की तरफ. और इंटर्न हम बोल सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नीचे की तरफ. इनफैक्ट यही होता है, इसमें जो कोई वायर होता है तो उसके अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो नीचे की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं. नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट करेंगे तो एक्स की तरफ कौन सा आने लगता है, नेगेटिव चार्ज, और बाई की तरफ आने लगता है पॉजिटिव चार्ज. और इसके बाद ये रॉड कैसे एक्ट करने लगती है, एज अ सेल. इसमें एक ईएमएफ डेवलप होता है जिसको हम कहते थे मोशनल ईएमएफ. तो वहां से ये कॉन्सेप्ट है. तो हमें क्या मिलेगा, एंड एक्स ऑफ द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज नो, एंड वाई ऑफ द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज यस. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 32 इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, a circular coil of radius r is placed in a uniform magnetic field B. तो यहां पर मुझे दिख रहा है B और इसका डायरेक्शन है मेरे पास माइनस के कैप. The magnetic field is normal to the plane of the coil as shown in figure. Now if the coil is rotated at an angular speed omega about its own axis, और own axis यहां से गई मतलब इसको हम घुमा रहे हैं इस तरह से जैसे आपको ये एरो दिख रहा है, then the induced EMF in the coil is, देखिए समझिए इस बात को. यहां पर मैंने कॉइल को घुमाना स्टार्ट किया है, राइट. तो अगर मैं कॉइल से फील्ड लाइंस पास कराऊं तो किसी भी इंस्टेंट पर वो मुझे ऐसे ही तो दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में. अगर मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में एक ही जैसे दिखने वाली है तो इसका ना तो बी चेंज हो रहा है, ना ही एरिया चेंज हो रहा है, और ना ही बी एंड ए के बीच में एंगल चेंज हो रहा है. तीनों ही चीजें चेंज नहीं हो रही. तो जब तीनों ही चीजें चेंज नहीं हो रही हैं तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, मतलब कांस्टेंट. अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी, मतलब डी अपॉन डी टी ऑफ अ कांस्टेंट विच शुड बी जीरो.
तो यानी कि फ्लक्स चेंज है नहीं। जब फ्लक्स चेंज है नहीं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। हां, अगर ये कॉइल ऐसे रखी थी, ऐसे घूम रही होती, ऐसे, मतलब आपके जो फील्ड है उसकी लाइन चेंज हो पा रही होती, तो फिर यहां पर एक ईएमएफ आपको इंड्यूस मिल जाता। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस शुड बी ऑप्शन सी, which is 0. So 33rd question, correct option is option C. Next, the equation of current in AC circuit is I equal to 4 sin 100 pi t plus pi by 6 ampere. The current at the beginning will be, okay, देखिए I क्या गिवन है, 4 sin 100 pi t plus pi by 6। बिगिनिंग में पूछा है तो t इक्वल टू 0 पुट कर दे रहे हैं। t इक्वल टू 0 पुट किया तो ये आ गया 100 पाई इंटू 0 प्लस पाई बाई 6। ये वैल्यू 0 हो गई। देन वी हैव 4 साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 साइन 30 विच इज 1/2। हेंस द करंट इन द बिगिनिंग शुड बी 2 एम्पेयर विच इज ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 34, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a convex mirror of focal length f produces an image 1/n of the size of the object, then the distance of the object from the mirror is, okay, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका कहीं पे फोकस है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है और यहां पे कहीं पर एक इमेज बन गई, ये यू है, इसको वी। अब हमसे क्या कह के रखा है यहां पर, हमसे कह के रखा है दैट द साइज ऑफ द इमेज इज 1/n ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज 1/n। सही बोल रहा हूं? क्या इसे हम मैग्निफिकेशन बोलते थे? अगर हम इसे मैग्निफिकेशन कहते हैं तो कैन आई राइट v by u is 1/n? केवल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं अभी, है ना? तो यहां से क्या मिल जाएगा, v इक्वल्स u अपॉन n। सारी वैल्यूज अब हम साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे और मिरर फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला से क्या मिलेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। v की वैल्यू हमने पुट की है u/n, u नेगेटिव हो गया, f पॉजिटिव है, तो यहां से मिला n अपॉन u माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। सॉल्व करने पर तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो u शुड बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू f। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी n माइनस 1 इंटू f विच इज ऑप्शन ए। So question number 35, we have option A. Next, a point object is moving on a principal axis of a concave mirror of focal length 24 centimeter towards the mirror. When it is a distance of 60 centimeter from the mirror, its velocity is 9 centimeter per second. What is the velocity of image at that instant? देखिए, instantaneous velocity के लिए we have dv upon dt इक्वल्स नेगेटिव ऑफ v बाई यू होल स्क्वायर du अपॉन dt। और इन अदर वर्ड्स इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, चलिए इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज व्हाट वी नो, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। v और u की वैल्यू अभी अपने पास नहीं है, तो हमें ऑब्जेक्ट दे के रखा है 60 सेंटीमीटर, हमें v कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जल्दी से। मिरर फॉर्मूला से वी कैन राइट 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। कॉनकेव मिरर है तो यहां से मैं लिख रहा हूं 1/v, ये नेगेटिव हो जाएगा 1/60, शुड बी नेगेटिव 1/24। So 1/v should be minus 1/24 plus 1/60। LCM लिया, यह आ गया -3/120 और 1/40।
तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर। अब ये सारी वैल्यूज हम कहां रख लें, अपने वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में। तो dv/dt क्या मिल जाएगा, v is -40, u is -60 whole square and du/dt is given as 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सारे वैल्यूज पुट कर लूं तो dv/dt शुड बी इक्वल टू माइनस, ये देखिए ये आपका 2/3 बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 इंटू 9, तो ये आ गया -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और माइनस साइन है तो अवे फ्रॉम द मिरर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर जा रहा था तो इमेज अवे फ्रॉम द मिरर आएगी। सो हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 4 अवे फ्रॉम द मिरर, which is option C. So 36, the correct option is option C. Next, polarization of light proves। देखिए हम लोग वेव ऑप्टिक्स में 3 अलग अलग फिनोमेना पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट हमें ये बताते हैं कि लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर है। इसके पहले जो हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ रहे तो उनसे नहीं पता चलता कि वेव नेचर है, इनसे पता चलता है कि लाइट का वेव नेचर है। पोलराइजेशन एक काम और करता है। वेव 2 टाइप की पढ़ी हमने, या तो आपकी ट्रांसवर्स होंगी या लॉन्गिट्यूडनल होंगी। तो पोलराइजेशन ये भी बताता है कि जो लाइट का नेचर है वो ट्रांसवर्स टाइप का है। तो पोलराइजेशन क्या बताता है हमें, पोलराइजेशन बताता है ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी, 37 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the angle of incidence at which reflected light is totally polarized for reflection from air to glass is। देखिए एयर टू ग्लास, ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, लाइट प्रोपेगेट कर सकती है दूसरे मीडियम में। तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने यह कहा था कि यहां पर जो एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ब्रूस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन, जिसको हम लिखते थे आईपी के इक्वल। और आईपी हम फाइंड कैसे करते थे, इसके लिए हमें रिलेशन मिलता था 10 आईपी इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो इस केस में कितना गिवन है, n। तो आईपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आईपी आ जाएगा 10 इनवर्स n। हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी, which is 10 inverse n, option D of question number 38. Next, the correct option about nuclear forces is, nuclear forces के लिए these are the strongest among forces, correct है। short range है, ये भी बात correct है। charge independent है, ये भी बात correct है क्योंकि न्यूट्रॉन के बीच में भी लगते हैं। so basically all the options are correct, hence the right one should be 39th D, option D, all the above. Next, 2 protons are kept at a separation of 50 angstrom. Proton, okay? Fn is nuclear force and Fe is electrostatic force. Then, देखिए कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, क्या कंडीशन है। बहुत सिंपल बात समझिए, अभी जस्ट हमने समझा है दैट nuclear forces are short ranged। अब न्यूक्लियर फोर्सेस उनका नाम ही दिया है तो ऑब्वियसली उनकी इफेक्टिव रेंज क्या होनी चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर वाली होनी चाहिए, मतलब 10⁻⁻15 के आसपास की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और यहां पर ये क्या गिवन है, ये गिवन है 15 × 10⁻⁻10, which brings the effective distance to 5 × 10⁻⁻9। तो इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है, दिख रहा है ना। और जब डिस्टेंस लार्ज हो गई तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत वीक हो जाएंगे, बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो यानी कि
10⁻⁻15 की रेंज की बात कर रहे होते उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स होता नहीं, पर जैसे ही डिस्टेंस बढ़ी अब वो वाले फोर्स कैसे हो जाएंगे, वीक, और उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी, न्यूक्लियर फोर्सेस विल बी very large, very small as compared to electrostatic force. So question number 40, option C. Next, 4 elements A, B, C, D have work function 2, 2.4, 2.8, 3.2. The light of wavelength 4000 angstrom is incident on them. The element which emit photoelectron are. देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के लिए कंडीशन क्या है, that the energy supplied should be greater than work function. मिनिमम टू मिनिमम ये तो होनी चाहिए। तो एनर्जी कितनी सप्लाई की है वो देख लेते हैं। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन है, सो वी कैन यूज डायरेक्टली 12,400 अपॉन 4,000 विच इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने एनर्जी सप्लाई की है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अलग अलग ऑप्शन में बस देखते जाते हैं। 2, इसको वर्क फंक्शन 2 चाहिए और हम कितना दे रहे हैं इसको एनर्जी 3.1, ज्यादा दे रहे हैं एनर्जी, तो यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में भी सेम कहानी है, उसको 2.4 चाहिए, हम सप्लाई 3.1 कर रहे हैं, यहां से भी एमिट, यहां से भी एमिट, यहां कहानी बदल गई। इसको चाहिए है 3.2 और हम सप्लाई कर रहे हैं 3.1, मतलब डी से कोई एमिशन नहीं होगा। Hence, the correct option is option B. A, B, and C will do photoelectric emission. So 41 correct option is option B. Next, the equation E equals PC is valid. देखिए E equal to PC हम किसके लिए लिखते हैं? E हम लिखते हैं mc square for photon. अब अगर मैं यहां से लिखूं तो m इंटू सी एक अलग कर लिया और एक सी, तो सी स्क्वायर हो गया, ये बन गया मोमेंटम। तो ये वाली रिलेशन किसके लिए वैलिड हो गई, फोटोन के लिए। अगर ये कोई दूसरा पार्टिकल होता तो उसके लिए ई लिखते हाफ एम वी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर नहीं लिखते फिर। तो यानी कि उस केस में हो जाता ई इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। एक तो मुझे 2 का फैक्टर मिलता कहीं ना कहीं। अगर मान लीजिए मैं इस फॉर्म में भी लिखता तो शुड हैव बीन हाफ पी इंटू वी। तो और किसी पार्टिकल के लिए ये रिलेशन वैलिड नहीं है, किसके लिए वैलिड है, फोटोन के लिए वैलिड है। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी, फॉर अ फोटोन बट नॉट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। सो क्वेश्चन नंबर 42, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस। देखिए फॉरवर्ड बायस के लिए कंडीशन क्या है, पी टाइप का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एन टाइप। तो चलिए एक एक करके इन सारे फिगर्स को देख लेते हैं। इस वाले फिगर में देखें पी टाइप है 0 पर, एन टाइप है +5 पर, तो एन टाइप की वैल्यू ज्यादा है, ये फॉरवर्ड बायस नहीं है। इसे देखें, एन टाइप है +5, पी टाइप है +10, पी टाइप का ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब ये 2 वाला सही है। थर्ड देख लेते हैं, पी टाइप इज -10, एन टाइप इज 0, पी टाइप का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव में है, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। फोर्थ देख लेते हैं, एन इज -12, पी इज -5, दोनों नेगेटिव है, लेकिन सॉरी, लेकिन आप ये समझिए -5 के कंपैरिजन में -12 कैसा है, छोटा है, कम वैल्यू है। तो यहां पर एन टाइप की वैल्यू कम है, पी टाइप की ज्यादा है, यानी कि फोर्थ सही है। और यहां देखें तो दिस इज 0, दिस इज -10, अगेन -10 के कंपैरिजन में 0 बड़ा है, तो पी टाइप का पोटेंशियल ज्यादा है, तो फिफ्थ इज ऑल्सो करेक्ट। सो 2, 4 and 5, these 3 are correct, hence option B should be the correct one. Next, the current in the circuit will be, इस सर्किट में करंट चाहिए, चलिए बात करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहां पर। अब अगर देखें तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में है, करंट को फ्लो होने देगा,
लेकिन इस वाले डायोड की बात करें तो एन टाइप है पॉजिटिव पर और पी टाइप है नेगेटिव पर, तो इसकी बायसिंग कैसी हो गई, रिवर्स बायसिंग, मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा ऊपर वाले में। तो आपके पास जो नेट सर्किट बन गया वो ये बन गया, हियर वी हैव 30, इधर पर आ गया 20 और ये आ गया 5। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, 50 ओम हो गया। वोल्टेज आपको 5 वोल्ट दे के रखा है, तो करंट शुड बी V अपॉन R, 5/50 और 1/10 एम्पियर। Hence the correct option should be, all the options are in 5. So the correct option should be 5/50, that is option B. So question number 44 is option B. Next, in an electromagnetic wave, the average energy density is associated with. In an electromagnetic wave, the average energy density is associated with. देखिए, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में मूव करती है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वाइब्रेशन होते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के भी वाइब्रेशन होते हैं, और ये वाइब्रेशन क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और जब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये प्रॉपर्टी ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। So it is associated equally with electric and magnetic field. Hence the correct option should be option C. So this concludes this particular part of the exam. I hope you enjoyed writing it, and you will do well if you will look at all the solutions and work on the weak points. So please do well, do your best. जितना भी आपको एफर्ट्स डालना है आप एफर्ट्स डालते रहिए. All the best from Team MGCI. Thank you.